बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में 3 इंतहाई अहम स्टोरीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि रूस और अमेरिका के जासूस तैयारों की पुरअसरार सरगर्मियों में इजाफ़ा हुआ है, अचानक हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी क्या वजूहात हैं और गुज़श्ता एक हफ़्ते में ख़ास तौर पर ऐसी क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं कि जिसकी वजह से ये पुरअसरार सरगर्मियाँ जारी हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके मुज़मरात और असरात क्या होंगे दुनिया पर, ख़ित्ते पर, इसके हवाले से बात करेंगे। और साथ ही वो मामला के जिसमें हमारे वज़ीर हवाबाज़ी हैं ग़ुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने बयान दिया पाकिस्तानी पायलट्स के और फ़िज़ाई हमले के मशकूक लाइसेंसेस या फिर फ़ेक लाइसेंसेस के हवाले से, और उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमले के साथ पायलट्स के साथ क्या हो रहा है, इस मामले के, इस स्टोरी के ताने बाने कहाँ पर जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ का इसमें क्या किरदार है, और क्या वज़ीर हवाबाज़ी को इस किस्म का बयान देना भी चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है। इसमें कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त सख्त सफ़ारती तनाव मौजूद है और साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सूरत हाल जो है वो खासी कशीदा है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक गुड विल जेस्चर दिया है और करतारपुर राहदारी जो कि 16 मार्च से बंद है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से, उसके बावजूद उसको खोलने का ऐलान किया है। इसके पीछे जो हैं वो वजूहात क्या हैं और इस वक्त भारतीय जो सिख बिरादरी है वो किस तरीके से अपनी हुकूमत की तरफ इस सारे मामले पर देख रही है, इन 3 स्टोरीज़ पर बात करेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली जिस स्टोरी का मैंने आपको तज़किरा किया कि पुरअसरार सरगर्मियाँ, ये पुरअसरार सरगर्मियाँ जो हैं वो अमेरिका और रूस के तैयारों की हो क्यों रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो रूसी तैयारे हैं Su-30, उन्होंने इंटरसेप्ट किया, रूसी तैयारे ने इंटरसेप्ट किया अमरीकी फ़िज़ाइया के जो तैयारे हैं, जासूस तैयारे हैं, उनको बहिरे असवद पर, ब्लैक सी पर। ब्लैक सी को थोड़ा सा आप समझ लें ताकि आपको स्टोरी की, इसकी इंपॉर्टेंस की और वजूहात क्या हैं उसका अंदाज़ा हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ब्लैक सी जो है, इसके इर्द गिर्द 6 ममालिक मौजूद हैं, जिसमें रूस है, तुर्की है, बल्गारिया है, रोमानिया है, उसके अलावा यूक्रेन है और जॉर्जिया। ये 6 ममालिक हैं जो कि बहिरे असवद, ब्लैक सी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस रूस के लिए ख़ास तौर पर इस वजह से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये वो आबी रास्ता है जो फिर आगे कुछ और आबनाएँ हैं जिनको स्ट्रेट बोला जाता है, उन स्ट्रेट से गुज़र कर ये मेडिट्रेनियन सी में दाखिल होता है। मेडिट्रेनियन सी जो है उसके और जो ब्लैक सी है, इसके ज़रिए रूस अपनी जो ऑयल सप्लाईज़ हैं, आपको ज़ाहिर है मैं क्योंकि इस इशू के ऊपर बहुत सारी वीडियोस कर चुका हूँ, ऑयल के इशू के ऊपर आपको अंदाज़ा होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रूस दुनिया के टॉप 3 प्रोड्यूसर्स और टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में रूस का शुमार होता है। ऑयल रिच कंट्री है, यहाँ से जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाला तेल है उसका जो गुज़रगाह है, उसके तौर पर एक बड़ी गुज़रगाह के तौर पर ब्लैक सी जो है उसका शुमार होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि और ये गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान पेश आने वाले वाक़यात हैं। 2 रोज़ पहले, आज क्योंकि इतवार है मैं आपको बता देता हूँ, तो 2 रोज़ पहले अमरीकी जो तैयारे हैं, 3 तैयारे, मैं आपको उनके मॉडल्स मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एक US नेवी का P-8A पोसाइडन, उसके बाद दूसरा तैयारा था RC-135 स्ट्रेटेजिक और KC-135 टैंकर। जो टैंकर है ये रीफ्यूलिंग, जेट्स की फ़िज़ा में फ्यूलिंग करने वाला तैयारा है, जिससे ये पता चलता है उनकी फ्यूलिंग जो है उसका अमल उस वक्त जो है वो चल रहा था और इन तैयारों का रुख रूस की जानिब था, रूस की जानिब इन तैयारों का रुख था और ये तैयारे, इनको इंटरसेप्ट किया Su-30 रूसी फ़िज़ाइया के तैयारे ने। ये तैयारे कर क्या रहे थे, इनके हवाले से जो है ऑब्वियसली जो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी स्टेटमेंट देखें और जो एक्सपर्ट्स इस सारे मामले को देख रहे हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त जो रशियन ऑयल सप्लाई रूट्स हैं और जहाँ जहाँ से रशिया इस वक्त ऑयल सप्लाई कर रहा है या जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल रास्ते हैं रशिया के लिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में जिनको रूस इस्तेमाल कर सकता है, उनकी जो फ्रेश तस्वीर हैं वो और डेटा
वो इकट्ठा कर रहा है अमेरिका, और इसके पीछे क्या मुज़मरात हैं, ये स्टोरी ज़ाहिर है बहुत डिटेल में, इसके बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आपको बड़े क्विकली 3 से 4 अहम चीज़ें बता देता हूँ जो मौजूदा डेवलपमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। एक तो ये कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाइस जो मामला पेश आया कि पूरी दुनिया में ऑयल की जो डिमांड है, तलब है, उसमें कमी हुई। तलब में कमी की वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनको जो है ओपेक को और रशिया, ओपेक प्लस रशिया, ये डिसाइड करते हैं कि पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो क्या होंगी। और इसमें अमेरिका ने भी दबाव बढ़ाया कि ऑयल की प्राइसेस, और सऊदी अरब भी चाहता था, बाकी ममालिक भी चाहते थे कि ऑयल की प्राइसेस कम हो। उन्होंने रूस पर दबाव डाला कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन जो है वो कम कर दे, तकरीबन 5 लाख बैरल पर डे कम करे, जिस पे रूस ने इनकार किया। उसके बाद एक ऑयल प्राइस वॉर शुरू हुई जिसमें सऊदी अरब ने कहा कि अब वो जो है वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में ऑयल प्रोड्यूस करेगा और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगी। उन्होंने अपने तौर पर यह फ़ैसला किया था ताकि रूस को सबक सिखाया जा सके, लेकिन रूस ने अपनी प्रोडक्शन जो है उसको कम नहीं किया और रूस ने टेक ऑन किया अमेरिकन कंपनीज़ को, और अमेरिकन शेल मार्केट को उसका नुकसान इस तरीके से होता है कि अमेरिकन जो शेल मार्केट है उसके जो ऑयल प्रोडक्शन है वो अगर उससे इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो जाती है तो अमेरिका जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट भी करता है और इंपोर्ट भी करता है, लेकिन अमेरिका अपने तौर पर तकरीबन सेल्फ सफिशिएंट है ऑयल की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के हवाले से। अब इस सारे मामले में हुआ ये कि एक ऑयल प्राइस वॉर शुरू हो गई। उस और ऑयल प्राइस वॉर के जो चल रही थी उसका जो एक बैक एंड है वो ये है कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला ख़ुद एक बहुत ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन वहाँ के जो सदर हैं निकोलस माडुरो, उनके और उनकी रिजीम के हवाले से अमेरिका जो है वो मुतमईन नहीं है और वो वहाँ पर रिजीम की तब्दीली चाहता है। इसमें बहुत सारे जो हैं वो अवामिल थे। 2013-14 में वहाँ पर जिस तरह दंगे फसाद हुए, 15 में जो वाक़यात पेश आए, उसके बाद अमेरिका ने तकरीबन पाबंदियाँ लगाकर वेनेजुएला को जो है वो बहुत मजबूर कर दिया, और एक इतनी ऑयल रिच कंट्री, उसके पास अपने गैसोलीन के और पेट्रोल के ज़खायर इतने नहीं कि वो अपनी ज़रूरियात पूरा कर सके। इस सारे मामले पे वेनेजुएला को सपोर्ट किया ईरान ने और रशिया ने ये किया कि रशियन कंपनी है रॉसनेफ्ट, जो कि बहुत बड़ी रशियन ऑयल कंपनी है, उसने वेनेजुएला को जो है वो ऐसे पार्ट्स प्रोवाइड करना शुरू किए जो कि उनके ऑयल कंपनीज़ में जो ऑयल प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और जो रिफाइनरी के यूनिट्स हैं उनको वो सामान की तरसील शुरू की और साथ ही ऑयल की सप्लाईज भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जो है वो ईरान, उसने जो है वो बावजूद इसके कि अमेरिका ने बहुत सख्त जो है वो थ्रेट्स पोज किए हुए थे कैरेबियन सी के रास्ते, गुज़श्ता 1 माह में ईरान के 5 टैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर ऑयल लेकर पहुँचे, और ना सिर्फ ऑयल बल्कि उसके बाद कैरेबियन सी के रास्ते ही वेनेजुएला के साहिलों में ईरानियन एक फ़ूड मार्केट जो है वो उसका सामान, खाने पीने की अशिया का सामान लेकर एक फ़ूड सुपर मार्केट जो है वो वेनेजुएला के साहिलों पर खोली गई है। इस सारे मामले में जो अमेरिका है वो ये समझता है कि अब रूस और ईरान मिलकर वेनेजुएला के साथ जो है वो बाकायदा एक टाई अप होकर जो अमरीकी इजारादारी है तेल की दुनिया में और इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जो सर्वेलेंस है इसकी, अमरीकी तैयारों की जो जासूसी के लिए बनाए गए ख़ास तैयारे हैं, वो इस वक्त जो एक्टिविटी कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि अगर कोई ये सूरत हाल मज़ीद कशीदा होती है और ईरान और रूस इस सारे मामले में एका करके इस सारे मामले में अमरीकी पॉलिसी जो है उससे इख्तलाफ करते हैं, उसके फ़ैसलों को नहीं मानते, तो उस सूरत में रशियन जो सप्लाई रूट है, जो ऑयल सप्लाई रूट है, उसको डैमेज किया जा सके और रशियन ऑयल कंपनीज़ को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक इसका जो है वो इकनॉमिक पहलू है, और साथ ही ऑब्वियसली इसका जंगी पहलू भी मौजूद है कि रशिया और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर के बाद से और अभी भी जिस किस्म की उनकी आपस में एक टेंशन लगी रहती है दोनों ममालिक की, तो वो इस मकसद के लिए भी है। लेकिन अब हुआ ये कि रूस ने तो अमेरिकी तैयारों को एस्कॉर्ट करके
भगा दिया यहाँ से, उनको बाकायदा जो है उनको रुख तब्दील करना पड़ा, वो रशिया की तरफ नहीं जा सके। और ये सारा वाक़या पेश आया इंटरनेशनल फ़िज़ाई हदूद में, जिसमें जो कि रूस की अपनी फ़िज़ाई हदूद नहीं थी। इसके बाद जो है इससे 3 रोज़ पहले क्या हुआ कि जो अलास्का का रीजन है, अलास्का के रीजन ऑब्वियसली अगेन इसकी भी जो है वो ऑयल के हवाले से अमेरिकन जो रिज़र्व्स हैं, ऑयल रिज़र्व्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अलास्का का है। और अलास्का की जो फाइंडिंग है उसके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी फाइंडिंग है और बहुत अरसे तक पूरी दुनिया में अमेरिकन अपनी नीड है उसके लिए अमेरिका को किसी और मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, जिसमें शेल इंडस्ट्री है, जिसमें अलास्का की फाइंडिंग है, जिसमें दूसरी फाइंडिंग्स शामिल हैं। उसकी वजह से अलास्का की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अलास्का और रशिया के दरमियान जो है वो फासला भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अगरचे अमेरिका और जब हम नक्शा खोल के देखते हैं अमेरिका और रूस जो है वो बहुत दूर दूर नज़र आते हैं, लेकिन दरअसल जो रूसी इलाका है, अगर आप ग्लोब के ऊपर उस नक्शे को देखें तो रूस और अलास्का के दरमियान तकरीबन 55 नॉटिकल माइल्स का 55 माइल्स का फासला जो है वो अलास्का और रूस के एक एज के दरमियान है। ये क्लोजेस्ट जो है वो डिस्टेंस है। अब इस सारे मामले में हुआ ये कि बुध के रोज़ अमरीकी दावा ये है कि अमरीकी जो फाइटर जेट्स हैं F-22 उन्होंने इंटरसेप्ट किया रूसी ऐसे तैयारों को इस रीजन में जो कि 8 घंटे तक मौजूद रहे, जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, जो कि एटमी हथियारों को ले जाने की और एटमी जो है वो अटैक हमला करने की सलाहियत के हामिल तैयारे हैं। इन तैयारों की मौजूदगी ऑब्वियसली बहुत माने रखती है इस सारे मामले में। अजान हो रही है, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से अपने वीडियो के सिलसिले को। तो जो अलास्कन एयर डिफेंस जोन है उसमें जो है वो 8 घंटे रशियन Tu-142 ये तैयारे जो हैं ये यहाँ पर मौजूद रहे। इन्होंने ना तो कनाडा की जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की और ना ही अलास्का या अमेरिका की फ़िज़ाई हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की, लेकिन ये जो सर्वेलेंस के तैयारे हैं ये जो है वो इस रीजन में मौजूद रहे और कम वक्त के लिए नहीं, तकरीबन 8 घंटे के लिए मौजूद रहे। और फिर इनको जो है वो कन्फ्रंट किया, चेज़ किया अमरीकी F-22 फाइटर जेट्स ने, और फिर ये तैयारे वहाँ से चले गए। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस तेल की जंग के हवाले से, जो आलमी एक वॉर है, एक प्राइसेस की वॉर है, और साथ ही इस मामले के ऊपर इजारादारी बरकरार रखने के लिए जो लड़ाई है, इसके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। और ये कोइंसाइड कर रही है मेजर कन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड जो कि इस वक्त जारी हैं। ईरान का किरदार, रूस का किरदार, वेनेजुएला का किरदार, और उसके जानिब अमेरिका और जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल प्राइसेस के हवाले से जो है वो इस वक्त टफ़ टाइम दे रहा है। लेकिन स्टार्ट तो उन्होंने ये इस सूरत हाल में किया था कि जिससे अमेरिका को फ़ायदा हो रहा था कि रशियन कंपनी जो है और रशियन जो मार्केट है वो ख़राब हो, लेकिन इवेंचुअली इसका नुकसान अमेरिका को इस कदर हुआ कि अमेरिका फिर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हो गया कि जो ऑयल प्राइसेस की जो इंटरनेशनल प्राइसेस कम थी उसकी वजह से जो अमेरिका की अपनी शेल इंडस्ट्री है उसको इस कदर नुकसान होने लग गया था अमेरिकन ऑयल मार्केट को कि उन्हें सऊदी अरब के ऊपर बाकायदा पाबंदियां तजवीज़ करनी पड़ी। और उनके हवाले से जो उनकी जो डिफेंस पैक्ट्स हैं उनके हवाले से 2 नए बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुए अमेरिका में, 2 नए कवानीन जो है वो इंट्रोड्यूस हुए। उसके हवाले से भी मैं तफसीली एक वीडियो कर चुका हूँ। तो ये इस वक्त सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है जो जासूस तैयारों की सरगर्मियों के हवाले से। साथ ही अब जो दूसरी स्टोरी हमने डिस्कस करनी थी कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने बयान दिया, उस बयान के बाद जो सूरत हाल है मैं आपको नंबर बता देता हूं कि इस वक्त कुवैत एयरलाइन ने जो है वो 7 पायलट्स और 56 इंजीनियर्स और ग्राउंड स्टाफ है जिसको ग्राउंड कर दिया है, जिसको सस्पेंड कर दिया है उनके काम करने से, और उनकी वेरिफिकेशन के लिए पाकिस्तान से राबता कर लिया गया है। साथ ही कतर और ओमान की जो एयरलाइंस हैं वहाँ पर भी पाकिस्तानी स्टाफ मौजूद है। दुनिया भर की एयरलाइंस में पाकिस्तानी स्टाफ मौजूद है। अब कतर और ओमान के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ लिस्टें तैयार की हैं और लिस्टें तैयार करने के बाद पाकिस्तान से इनकी वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। साथ ही जो वियतनाम की एयरलाइंस है उसने 27 पाकिस्तानी पायलट्स और ग्राउंड जो स्टाफ है इसके अलावा, जो 27 के अलावा है, उनकी जो है
उनको रोक दिया है, उनका जो ऑपरेशंस हैं वो सस्पेंड कर दिए हैं और पाकिस्तान से इसके हवाले से कुछ वेरिफिकेशंस मांगी हैं। ये एक भयानक जो रेवोल्यूशन थी, एक ऐसी बात थी जो कि ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब को बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेशनल असम्बली के फ़ोरम पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये बात इतनी सादा है कि बंदा जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले और ख़तरा ख़त्म ना हो? हमने देखा है कि जो एयर एक्सीडेंट्स हुए हैं उसके बाद इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद कुछ लोग कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल मामला है। लेकिन ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब ने जो बात पॉइंट आउट की है, अगर हम ये भी कंसीडर कर लें कि उन्होंने 262 का फिगर दिया, फिर 141 का जिनके हवाले से कार्रवाई या जिनको रोका गया काम करने से, और 9 ऐसे जिनका उन्होंने कहा कि जिन्होंने ख़ुद एक्सेप्ट किया कि उनके लाइसेंसेस जो हैं उनमें प्रॉब्लम है, फेक हैं, या उनमें जो है सस्पिशियस लाइसेंसेस हैं, अगर उस 9 के फिगर को भी मान लिया जाए तो क्या पाकिस्तान ऐसे 9 पायलट्स जो हैं उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दे सकता है? इसका मुतहम्मिल हो सकता है किसी भी एयर एक्सीडेंट में? अगर ये पायलट जो है इस किस्म का अमला जिसकी जाली लाइसेंस हो, जिसकी डिग्री मशकूक हो, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन में ये सारा मामला सामने आए और वो किसी इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ काम कर रहे हों, खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई वाक़या पेश आए, तो क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है कि उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल इदारे इस हवाले से प्रोब करें? तो ये ख़ुद अगर उन्होंने स्टेप लिया है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद से अब तक हमने देखा है कि PIA में नई भर्तियां नहीं हुई, पायलट्स या ग्राउंड स्टाफ नहीं रखा गया, बल्कि पिछले हफ्ते ही एक तकरीबन 55 ऐसे स्टाफ है जो कि कैबिन क्रू जो है वो उसको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे थे, उनके रिन्यूअल का टाइम था, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं किए गए और वो लोग जो हैं उनको अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े। अब PIA में हो ये रहा है कि गुज़श्ता अदवार में जिन लोगों को भर्ती किया गया उसमें सियासी भर्तियां बेशुमार हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा इस स्टोरी का कि मशाहिदुल्लाह खान साहब जो हैं वो, उनकी पूरी फैमिली, उनके रिश्तेदार जो हैं वो PIA में काम करते रहे हैं। हमारे यहाँ सियासी ख़ानदान के ख़ानदान हैं, सिंध के, पंजाब के, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ऐसे लोग जिनकी सियासी वाबस्तगियाँ थी और उनके पूरे ख़ानदानों को नवाज कर PIA को जो है वो एक सफ़ेद हाथी बनाया गया। इसके एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको इतना बढ़ाया गया कि PIA खसारा दर खसारा का शिकार रही है गुज़श्ता अदवार में। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलतियां शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की गलतियां शामिल हैं। अब क्योंकि यह मामला उठा ही दिया ग़ुलाम सरवर ख़ान ने, मेरा ख़्याल है कि इसके हवाले से कोई अदालती कमीशन होना चाहिए, हुकूमत जो है उसको कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि फ़ेक लाइसेंसेस या फ़ेक जो है वो क्रेडेंशियल्स वाले, सस्पिशियस क्रेडेंशियल्स वाले पायलट्स और स्टाफ जो है अमला है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई की जाए, बल्कि उनको भर्ती करने वाले, अगर उनका कोई सियासी कनेक्शन है और उसके ज़रिए भर्ती हुई है तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस बयान के जो मुज़मरात हैं इंटरनेशनली वो बहुत ख़तरनाक हैं। अब जिस वक्त तक इस सारे मामले को क्लियर नहीं किया जाता और जिन लोगों के मशकूक लाइसेंसेस या डिग्रीज़ हैं या फ़ेक हैं उनको इस एयरलाइन से अलहदा करके एक मैसिव PR कैंपेन के ज़रिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं और ग्राउंड स्टाफ है और इंजीनियर्स हैं उनके हवाले से उनका एतमाद बहाल नहीं किया जा सकता। ये मामला इस हद तक ख़तरनाक हो सकता है कि मुख्तलिफ़ ममालिक पाकिस्तान एयरलाइंस की परवाज़ें तक जो हैं वो महदूद या ख़त्म करने के ऊपर गौर शुरू कर दें, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के ख़िलाफ़ है। आप CNN की ख़बरें उठा के देख लें, आप वॉइस ऑफ अमेरिका की ख़बरें उठा के देख लें, आप इस वक्त मगरबी मीडिया को उठा के देखें, भारतीय मीडिया को उठा के देखें, वो ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब के इस बयान के बाद इस तरीके से इसको कैश करवा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और अब इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो तहकीक और छानबीन होनी चाहिए। और ये भी होनी चाहिए कि अगर ग़ुलाम सरवर ख़ान ने ये बयान किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग या गेन के लिए किया है, किसी अपने मफाद के लिए किया है, तो उस सूरत में ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब को जो है वो कटहरे में लाकर इस हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब लास्ट फाइनली जो है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को रीओपन करने के हवाले से भारत को कहा है कि 29 जून जो कि महाराजा रंजीत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी बनती है, उनकी सेलिब्रेशंस के हवाले से, अगरचे वो एक
जो है वो मुतनाज़ा कैरेक्टर हैं इस ख़ित्ते की हिस्ट्री में, लेकिन उनकी फॉलोइंग जो है वो सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा है। तो उस हवाले से उन्होंने कहा है कि 29 जून से पाकिस्तान ने प्रपोज़ल दिया है कि दोबारा से करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया जाए। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बहुत सारे हमारे जो है वो इंटेलिजेंशिया, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स वो इसके ख़िलाफ़ उनकी स्टेटमेंट्स आप देखते रहे होंगे। अलबत्ता 28 नवंबर 2018 को इसका जो है वो 2019 को 18 को जो है वो इसकी वो रखी गई थी, संगे बुनियाद रखा गया था, और 19 में जो है वो फिर इसका इफ्तिताह हुआ। उस वक्त से ये ऑपरेशनल थी। उसके बाद हमने देखा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के सबब मार्च में इसको बंद कर दिया गया, और अब पाकिस्तान ने इसको जब इस सारे सफारती महाज जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का जारी है, जिसमें हाफ़ कर दिया गया है एक दूसरे की जो सफारती प्रेजेंस है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। 110 का स्टेशन था इंडियंस का यहाँ पर, और 110 की सैंक्शन स्टाफ था पाकिस्तान का दिल्ली में, उसको आधा करके जो है वो 55-55 का स्टाफ कर दिया गया। ये डिप्लोमेटिक सफारती तनाज़ा जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है वो गर्म है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक ऐसा जेस्चर दिया है कि जिसमें इस कॉरिडोर को दोबारा खोलने की बात की। अब इससे हुआ क्या है कि भारत एकदम जो है वो बैक फुट पर आ गया। भारत ने एक बहाना बनाया। भारत ने ये कहा कि हमें इनफ टाइम नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने 6 से 7 रोज़ पहले 29 से 6 से 7 रोज़ पहले ये प्रपोज़ल दिया, और प्रपोज़ल देने के बाद ये कहा कि हेल्थ केयर गाइडलाइंस के हवाले से उनके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOPs, उनको फ़ाइनल करने के हवाले से भारत हमारे साथ मीटिंग करे ताकि इस कॉरिडोर को उन SOPs के तहत खोला जा सके। और जो बाबा गुरु नानक देव जी हैं उनका जो उनके हवाले से मंसूब करतारपुर साहिब है, दरबार है, इस तक उनकी रसाई सिख जो पिलग्रिम्स हैं, यात्री हैं, उनकी वो यकीनी बनाई जा सके। भारत ने उसके ऊपर इनकार किया, और इनकार के लिए जो प्रीटेक्स्ट बनाया वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि कम वक्त है। लेकिन अब इससे हुआ क्या है कि जो बॉर्डर के उस तरफ मौजूद सिख कम्युनिटी है उनको ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इस कदर सख्त तनाव के हालात में भी भारत के साथ जो है सिख बिरादरी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए इसको खोलने की बात कर रहा है, जबकि भारत अपनी हठ धर्मी के बाइस उससे इनकार कर रहा है। अब इससे जो एक प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो हमें नज़र आ रहा है सिख कम्युनिटी में, और उनके दिलों में भारतीय हुकूमत के हवाले से इस वक्त जो है वो कुछ अच्छे जज्बात नहीं हैं, जिसका इजहार आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो एक अच्छा इनिशिएटिव तो था ही जो है वो पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन इसकी जो सफारती इम्पॉर्टेंस है उसका अंदाज़ा बहुत सारे लोगों को जो इसके नक्काद थे अब हो जाना चाहिए कि इस सारे मामले में तनाव की सूरत हाल में भी ये दोबारा खोलने का जो फ़ैसला है वो किस तरीके से पाकिस्तान की फेवर में उस तरफ, सरहद के उस तरफ भारत की जानिब बसने वाले शहरियों के दिल में पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, और उनकी अपनी हुकूमत के हवाले से एक जो है वो नेगेटिव फीलिंग जो है उसने पैदा की है। ये 3 डेवलपमेंट्स थी, ये 3 स्टोरीज़ थी जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट थी। साथ ही चीन और भारत के दरमियान जो है वो महाज चल रहा है, उसके हवाले से कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स हैं। कल कोशिश करूँगा कि उसके हवाले से वीडियो करूँ। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।